नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। हरिद्वार की सबसे पहले बात करेंगे। रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान बड़ा बवाल होने से बच गया। यहां पर डीजे निकालने को लेकर हुए विवाद को शांत करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। बुधवार को रविदास जयंती के मौके पर पथरी इलाके के फेरूपुर में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान एक नीम के पेड़ की वजह से बड़ा डीजे नहीं निकाला जा सका, तो शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने पेड़ की एक टहनी काट दी, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, तभी किसी ने पुलिस की ओर पत्थर फेंक दिया और इसके बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर उपद्रवियों को वहां से भगाया। भीड़ को तीतर बीतर किया गया। पुलिस का कहना है कि मौके पर फिलहाल शांति है, डीजे को सीज कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब सीएनजी सस्ती हो जाएगी। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की मीटिंग में सीएनजी पर लगने वाले टैक्स की दर कम करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही धामी मंत्रिमंडल ने पूर्व विधायकों की पेंशन में करीब 20,000 हर महीने की बढ़ोतरी का भी फैसला लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले पुष्कर धामी मंत्रिमंडल ने बुधवार को मीटिंग की, जिसमें 32 प्रस्ताव आए। मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। सीएनजी पर वेट की दर 20% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया गया है। इसका सीधा फायदा सीएनजी गाड़ी मालिकों को मिलेगा। सीएनजी अब पहले से सस्ती हो जाएगी। पूर्व विधायकों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अभी तक 40,000 हर महीने मिलती है, जो बढ़कर 60,000 हो जाएगी। इसके अलावा टेलीफोन और दूसरे बस्ते भी बढ़कर मिलेंगे। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए 22 संवेदनशील डिवीजनों में बनी वन अग्नि सुरक्षा समितियों को हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट ने पिछले साल के 89,000 करोड़ के मुकाबले आने वाले वित्त वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आदि कैलाश यात्रा के लिए अप्रैल से जून तक पिथौरागढ़ से हवाई सेवा को मंजूरी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने रोड सेफ्टी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तमाम विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। पॉलिसी का मकसद प्रदेश में रोड एक्सीडेंट की हर दर को कम करना है। देखिए, आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी। विभिन्न बिंदुओं पे बातचीत की है, तो निश्चित रूप से जो बजट का साइज है, जो बजट प्रस्तुत होने वाला है, उसके ऊपर भी माननीय मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगाई है। और वैसे तो अन्य बिंदु बहुत प्रमुख थे। चूंकि मैं वित्त मंत्री होने के नाते ये कह सकता हूं कि हमारा जो बजट का साइज है वो इस माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में पारित हुआ है। कैबिनेट में भू कानून संशोधन प्रस्ताव आने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि भू कानून संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। प्रस्ताव पर आने वाले दिनों में फैसला लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में कुछ लोग आंदोलन के जरिए अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भट्ट ने साफ कहा कि भू कानून राज्य के लोगों के अनुकूल होगा और इसकी पहल सीएम पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं। भूमि का जो स्वरूप है, उसके अंदर देवभूमि की हर मान बिंदुओं के प्रति हमारी सरकार कटिबद्ध है। इन्हें चाहे धर्मांतरण के विषयों, अनेकों विषय कानून हम लोगों ने बनाए, उनकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता हूँ। भू कानून भी अच्छा बने, राज्य का हित में बने, इसलिए हमारी सरकार, हमने ही अपने घोषणा पत्र विषय को रखा था। और मुझे बताते खुशी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने इसकी एक पहल प्रारंभ की है। राज्य में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती मिली है, जिस पर चीफ जस्टिस बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि यूसीसी एकदम सही है और इसके प्रावधानों में कोई कमी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप मामले में भी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति को सरकार ने गलत बताया। उधर याचिका में कहा गया है कि यूसीसी के तहत मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म किया गया है, वो उनके अधिकारों का हनन करता है। याचिका में कहा गया है कि एसटी और जनजाति पर ये लागू नहीं होता, तो ये कैसी समान नागरिक संहिता है।
ऑनरेबल कोर्ट के कई क्वेरीज हैं। पहला तो जो रिलीजियस आर्गुमेंट है वो डिबेटेबल है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप के लिए ऑनरेबल कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये हो सकता है। इस एस्पेक्ट को भी डिबेट करना ज़रूरी है। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा है कि जो इसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो गलत है। बाकी अगर स्टेट को कोई रजिस्ट्रेशन रखना है तो वो वॉलंटरी बेसिस हो सकता है। चारधाम यात्रा में भीड़ को देखते हुए इस बार पहले एक महीने कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इसको लेकर एक लेटर सभी राज्यों को जाने वाला है। यानी कि शुरुआत के एक महीने में हर कोई सामान्य यात्री होगा, वीआईपी नहीं होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26 फरवरी को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो जाएगी, तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। बीते साल यात्रा शुरू होने के साथ ही धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। ऊपर से वीआईपी दर्शन के वक्त भीड़ को रोकने पर बवाल तक की नौबत आ जाती है। यही वजह है कि इस बार यात्रा शुरू होने के एक महीने कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। निर्णय ये हुआ है कि कपाट खुलने से एक माह तक किसी भी प्रकार के वीवीआईपी दर्शन को हम अनुमन्य नहीं करेंगे। यदि वो सामान्य नागरिक के रूप में आना चाहें तो उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेज या उनको कोई प्रोटोकॉल जैसी चीजें नहीं दी जाएंगी। यदि आम श्रद्धालु की तरह आना चाहें तो उनका यहाँ देवभूमि में स्वागत है। यात्रा के एक महीने में कोई वीआईपी आने का प्लान ना करे, इसके लिए जल्द चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सभी राज्यों को लेटर भेजा जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि जो भी चार धाम आए सबको दर्शन का मौका मिले, इसलिए अभी से व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काफी मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं। उनका ये कहना है कि देवभूमि में जो भी लोग यात्रा करने आए सबको दर्शन का मौका मिले, यात्रा सहज हो, सुगम हो, सुरक्षित हो और उनका तहे दिल से स्वागत किया जाए। 6 महीने खुलने वाले चार धाम में पहले दिन से दर्शन की होड़ होती है, तो वीआईपी दर्शन से लेकर दर्शन तक के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश होती है। ऐसे में शुरुआत के एक महीने सबको दर्शन हो सके, वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का फैसला अभी से ले लिया गया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब बात नेशनल गेम्स की, तो नेशनल गेम्स में उत्तराखंड की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। उत्तराखंड मेडल टैली में 22 गोल्ड मेडल के साथ 7वें नंबर पर है, जबकि एसएससी बोर्ड 59 गोल्ड के साथ पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र 47 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है, तो यूपी 13 गोल्ड के साथ 11वें नंबर पर है। नेशनल गेम्स के जूडो इवेंट में उत्तराखंड की उन्नति ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्नति ने 63 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में मध्य प्रदेश की हिमांशी टोकस को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्नति ने अपने पिता को स्वर्ण पदक समर्पित करते हुए कहा कि पिता के प्रोत्साहन की बदौलत ही आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। देहरादून के गोरखपुर डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने 11 साल की उम्र में आत्मरक्षा के लिए जूडो सीखना शुरू किया था। वहीं उन्नति का कहना है कि हर महिला को जूडो खेल से जुड़ना चाहिए। ये एक खेल ही नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी जरूरी है। हमारा ऐसा चलता है कि हम हारते जीते रहते, कभी वो मुझे मारती है, कभी मैं उसे मारती हूँ। खैर अभी पिछले महीने में उससे हारी थी, तो मेरा यही था कि मैं उसको मारूँ और जीतूँ, क्योंकि ये मेरा होम ग्राउंड है, मेरे शहर में हो रहा है, तो मेरे को ये था कि मुझे उसे अपने शहर में हराना है। कौन थे, कहाँ से थे? हिमांशी टोकस, वो मध्य प्रदेश। अच्छा, आप इससे पहले आप उनसे हारे थे? हाँ, हमारा हार जीत चलता है, कभी वो जीतती है, कभी मैं हारती हूँ, ऐसा होता है। उत्तराखंड के लिए नेशनल गेम्स 2025 एक ऐतिहासिक साबित हो रहा है और प्रदेश ने 22 गोल्ड मेडल के साथ 7वां नंबर हासिल किया है। खास बात यह है कि बुधवार को एथलीट में पौड़ी की अंकिता ध्यानी और अनु कुमार ने अपने शानदार प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया है। नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
बुधवार को अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर और 3000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीते, जबकि 1000 मीटर में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं अनु कुमार ने भी 2 सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ये दोनों एथलीट साधारण परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मेरा जो फर्स्ट इवेंट था 10,000 मीटर, वो मेरा अपना इवेंट नहीं है, लेकिन उसमें मेरा सिल्वर मेडल पड़ा, तो उसमें भी मतलब मैंने काफी एक्सपीरियंस लिया है, तो मुझे खुशी है कि मेरा 3 मेडल। फिनिशिंग उठाऊंगी, थोड़ा मेडल इंडिया उत्तराखंड के लिए दूंगी गोल्ड मेडल, तो ये मेरे मन में था कि लास्ट में मैं करूंगी। एक 4x4 रिले और एक 800 मीटर में सिल्वर मेडल, जिसमें 800 में मेरा पर्सनल मेन इवेंट है और 4x4 मेरा साइड इवेंट था, तो सिल्वर दोनों में सिल्वर था। अच्छा, तो गोल्ड से कहाँ चुके हैं? गोल्ड से बस थोड़ा मिस्टेक हुई रेस में, बहुत ज्यादा थोड़ा क्या बहुत हुए, जो कि मैं पहले तो छोड़ के चल रहा था और फिर टाइम मुझे बहुत क्यों नहीं मिला और बहुत ब्लॉक भी हुआ। खेल में प्रदेश के युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विशेष प्रमुख खेल अमित सिन्हा का कहना है कि प्रदेश में खेल सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और युवा खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार उत्तराखंड टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहा है। उत्तराखंड को जो खेल प्रदेश बनाना है उसकी वो शुरुआत है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की अवस्थापनाएं आ गई हैं, इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट आ गए हैं, इनको साथ मिलाकर हम अगले 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा ओलंपिक के लिए हम मेडलिस्ट ही तैयार नहीं करेंगे, तो तमाम हमारे उत्तराखंड से लोग मेडलिस्ट बन के जाएंगे। उत्तराखंड के ये युवा खिलाड़ी राज्य का भविष्य हैं और सरकार इन्हें हर संभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर सुविधाओं और अवसरों के जरिए प्रदेश को खेलों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरिद्वार पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत रोशनाबाद स्टेडियम में चल रही खेल प्रतियोगिताएं देखी। मुख्यमंत्री ने कुश्ती और हॉकी खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उनसे बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से प्रदेश में एक उत्साह का माहौल है। प्रदेश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले वक्त में खिलाड़ियों और युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। एक अच्छा उत्साहपूर्ण वातावरण पूरे राज्य के अंदर निर्मित हो गया है। 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं और मैं अधिकांश स्थानों पर गया हूं। मैं देख रहा हूं जो हमारे खिलाड़ी पूरे देश भर के आए हैं, वो भी एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं और आगे निकट भविष्य में देवभूमि उत्तराखंड के सभी हमारे बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, नौजवान युवाओं के लिए ये जो खेल के स्ट्रक्चर हमारे बने हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स के विजेताओं के नाम से देहरादून में खेल वन तैयार किया जा रहा है, जिसमें मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम से रुद्राक्ष के पौधे लगाए जाएंगे। खेल वन का बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। समारोह में वन मंत्री सुबोध उनियाल और ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। खेल वन में 1600 से ज्यादा रुद्राक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे। ये 38वें राष्ट्रीय खेल जिनकी थीम थी ग्रीन गेम्स और पूरे जीवन भर हमारे जो मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उनके नाम का एक यहाँ पर एक पेड़, एक पौधा लगाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आज पर्यावरण संरक्षण है, इकोलॉजी और इकोनॉमी में हम हमेशा संतुलन की बात करते हैं और ये धरती पूरे विश्व को पर्यावरण का संदेश देती है। तो 1600 मेडल विजेता खिलाड़ियों के नाम पर एक पौधा यहाँ पर रोपित किया जा रहा है।
हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। बुधवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ हल्द्वानी में बैठक की और अधिकारियों को सही समय पर व्यवस्था पूरी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हमारी पारंपरिक जो है हमारा एक खेल है, ये भी हमारे बीच में प्रदर्शित होगा। तो सारे कार्यक्रम जो है एक तरीके से पूरे अच्छे प्रबंधन के साथ में और अब तक के सफरनामे के साथ में, अचीवमेंट के साथ में और हमारी संस्कृति के साथ में जो है सबके लिए जो है वहाँ पे एक वृहद रूप में हम सबको देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक रहेगा। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।